वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12 का हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 15 किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम स्टडी करेंगे द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली दो कॉन्सेप्ट जो है वो लेते हैं। फर्स्ट वन होता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, ठीक है। सेकंड हम इसके अंदर लेते हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग यानी कि जो अर्थ है उसको हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है लैटिट्यूडनल लाइंस के अंदर, तो उनको हम लोग जो है इसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। अर्थ का ओवरऑल जो एरिया है इसको हमने डिवाइड कर रखा है। तो इसमें अगर हम लोग लें इसमें तो ये हमारा सेंट्रली इक्वेटर ले लिया हमने। इसको हमने दो पैटर्न्स में दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये आपको पता है कि लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है और कैंसर है, दो लाइन होते हैं अपना हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ठीक है। हम ये दो पार्ट्स इसके अंदर जो है बेसिकली लेते हैं कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे स्पीशी की रिचनेस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। रीज़न क्या है कि दीज आर द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल का रीज़न क्या होगा कि वो रीजन्स जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सीजनल वेरिएशन देखते हैं। ह्यूमिडिटी जो है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इससे ऊपर जाते हैं, ठीक है, यानी कि 23.5 का जो हमने एक पैरामीटर सेट कर रखा है 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, अगर हम इससे अबव की तरफ जाते हैं तो हमारी जो एरिया है वो उस एरिया को हम लोग नाम देते हैं पोलर रीजन, ठीक है, नियर टू दिस पॉइंट, यानी कि 66.5 नॉर्थ एंड साउथ। इससे ऊपर अगर हम क्रॉस करते हैं तो वेजिटेशन जो है वो नेग्लिजिबल होनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही कम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल लें तो अगर हम लोग ये वाला एरिया स्टडी करें तो इसके अंदर जो है इक्वेटर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1400 स्पीशीज़ जो हैं प्रेजेंट हैं। ये हम बर्ड्स का ले लेते हैं, ठीक है। इतने स्पीशीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके बाद अगर हम लोग स्टडी करते हैं नियर टू 41.5 डिग्री नॉर्थ के लिए, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अपना जो आता है वो है न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क आता है इस एरिया के अंदर। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 105 स्पीशीज़ हमने स्टडी करी हैं, ठीक है। टॉप मोस्ट अगर हम जाते हैं 71 डिग्री नॉर्थ पे, तो ये जो एरिया है दिस एरिया इज़ अबाउट द ग्रीनलैंड एरिया, ठीक है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो है 56 स्पीशीज़ हैं हमारे पास। तो आप देखिए जैसे जैसे हम लोग जो है हमारे लैटिट्यूड से इंक्रीज़ की तरफ जाते हैं, नियर टू द इक्वेटर जाते हैं, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ का अमाउंट क्या होता जा रहा है इसके अंदर, रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। दूसरा, इस एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, दिस एरिया ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर फॉरेस्ट है तो इसका मतलब दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे प्रोवाइडिंग अ लार्ज क्राइटेरिया फॉर सर्वाइविंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब हम इसकी बात अगर करें कि जो हमारे एरियाज़ जो हैं कि इक्वेटर का जो एरिया है प्लस हमने ये जो भी दो पार्ट्स किए 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ठीक है। मैंने कहा कि हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ट्रॉपिकल एरिया और दूसरे हमने डिवाइड कर रखे हैं टेम्परेट रीजन जिसको हम बोलते हैं पोलर रीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई ट्रॉपिकल रीजन हैव हायर अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर रिचनेस क्यों है बायोडाइवर्सिटी की। तो रिचनेस के लिए इसमें फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं वो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है हमारा कि वो है
प्रोलॉन्ग्ड इवोल्यूशनरी एरिया है हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे इवोल्यूशन, ये देखिए हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे इवोल्यूशनरी एरिया सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रेजेंट है। प्रोलॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम है। टेम्परेट रीजन हैव बीन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट बट ट्रॉपिक रीजन रिमेन अनडिस्टर्ब। जो हमारा ऊपर का जो एरिया था, टेम्परेट का जो रीजन था, पोलर जो रीजन था, वहाँ पे ग्लेशिएशन की फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लेशिएशन ज़्यादा है, टेम्परेचर डाउन रहेगा तो वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। सेकेंड वन इज कांस्टेंट एनवायरनमेंट। ये देखिए हमारे जो टेम्परेट रीजन जो होता है वहाँ पे जो सीज़न है उसमें हार्डली 2 और 3 मंथ्स सनलाइट विजिबल होती है, वो भी मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस तक। बट एज वी कंपेयर टू द ट्रॉपिक रीजन में सीजनल वेरिएशंस हैं। हम यहाँ पे जो है समर, विंटर, ऑटम, सारे के सारे जो सीजन से इजीली हम लोग देखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट सीजन यहाँ पे अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ करते हैं अपने पर्टिकुलर सीजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। प्रोडक्टिविटी हाई किसकी, हमारी जो ट्रॉपिकल रीजन है उसके। अब देखो प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या हुआ। प्रोडक्टिविटी जो है ये हम लेंगे सनलाइट को लेकर, ठीक है। प्रोड्यूसर्स कौन है हमारे, प्लांट्स, ठीक है। प्लांट सनलाइट का यूज़ करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जो प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया है दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबका एक मेन सोर्स है जो फूड ने दिया है। इस फूड को हर्बीवोरस भी ईट करेगा, ठीक है। इस फूड को हर्बीवोरस ने ईट किया, हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने ईट किया, तो इनडायरेक्टली जो प्लांट का प्रिपेयर्ड फूड है ये हम सब के लिए एक सोर्स है किसका, फॉर द फूड। तो सोलर एनर्जी जो है सनलाइट इन इक्वेटर रीजन में मैक्सिमम है, ठीक है। और मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है वो भी एक्सेस में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर द स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। स्पीशी एरिया रिलेशनशिप जो है ये जर्मन नेचुरलिस्ट थे और जोग्राफिकर थे अलेक्जेंडर वोल्ट हम्बोल्ट, इन्होंने इसको जो दिया था, ठीक है। ये रिलेशनशिप था स्पीशी रिचनेस वर्सेस द एरिया, ठीक है। स्पीशी रिचनेस इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द एक्सपोज्ड एरिया। जितना हम एरिया वाइड स्टडी करेंगे उतनी ही ज़्यादा स्पीशी रिचनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम लोगों ने स्टडी किया है एक छोटा सा लैंड एरिया, ठीक है, सपोज़ हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट को कंक्लूड करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, छोटा सा एरिया हो गया, ठीक है। बट व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द होल स्टेट और होल कंट्री तो वो हमारे लिए एक वास्ट एरिया, जितना हम वास्ट जाएंगे उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हमें मैक्सिमम मिलेंगी, ठीक है। और अलेक्जेंडर वोल्ट हम्बोल्ट जो थे इन्होंने साउथ अमेरिका के जो फॉरेस्ट थे, ठीक है, साउथ अमेरिका के कौन से, बेसिकली जो हमारी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उन पे इन्होंने स्टडी किया था। इन्होंने एक ये ग्राफ जो है ये इस ग्राफ को इन्होंने क्रॉस आउट किया था अपना, स्पीशी रिचनेस वर्सेस द एरिया। इसमें देखिए हम लोग अगर इसकी देखते हैं, इसमें देखिए दो दिख रहे हैं, एक हमें स्ट्रेट लाइन जो ली है ये इन्होंने ग्रोथ की कर्व, ये ग्रोथ की कर्विंग बन गई हमारी, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, ठीक है। ये पैराबोलिक कर्व बना रहा है। ये हमने एक लीनियंट ले लिया कि कोई चेंज नहीं आ रहा, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर मेन आपने क्या स्टडी करना होता है, एक तो स्टडी करना होता है इसका ये इक्वेशंस स्टडी करनी होती हैं, ठीक है। और इक्वेशन के अंदर जो इंक्लूड है ये देखिए लॉग एस, ये इक्वेशन होगी हमारी, इसमें एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशी रिचनेस को, ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जेड जो है वो स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट, और सी करता है वाई इंटरप्ट। यहाँ पे मेन आता है जेड के लिए कि स्लोप ऑफ लाइन जो है इसकी वैल्यूज़ अगर हम स्टडी करते हैं तो इसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें कैसे कुछ पता चलता है वो इसके अंदर आएगा। ये देखिए वैल्यू ऑफ जेड अगर है अपनी 0.1 से 0.2 के बीच में, दैट मीन्स वी हैव स्टडी अ नैरो एरिया। हमने नैरो एरिया को स्टडी किया है, उस नैरो एरिया के अंदर स्पीशीज़ जो हैं वो लेस हैं, ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, अगर वैल्यू जाती है हमारी 0.6 से लेके 1.2 के बीच में, तो हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम जा रही है यहाँ पे। इसका मतलब हमने एक होल कॉन्टिनेंट को जो है वो स्टडी किया है। और अगर मान लो हम लोगों ने ये एक और इसके अंदर रेशो दे रखी है आपकी 1.15, ये हमने कब ली कि अगर मान लो हम लोगों ने पर्टिकुलर कुछ बर्ड्स के लिए या कुछ मैमल्स के लिए ले लिया, जो यहाँ पे बुक में गिवन है अपना, वो है ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट थे उसमें फ्रूट ईटिंग जो हमारे बर्ड्स थे, यानी कि फ्रूगीवोर्स जो बर्ड्स थे, उनका अमाउंट लेके कितने हैं जो फ्रूट के ऊपर फीड करते हैं, वो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1.15। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इसमें अलग अलग हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपनी हाइपोथेसिस दी थी कि भाई इकोसिस्टम के अंदर स्पीशीज़ की क्या वैल्यूज़ है, वो इसके अंदर आती है अपनी। तो सबसे पहले दी थी ये अपना आता है डेविड टिलमैन, 1982 में इन्होंने दी थी। इनकी जो हाइपोथेसिस थी वो थी प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये था कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज़ टेंड टू बी मोर स्टेबल एंड दोज विद लेस स्पीशीज़ आर लेस स्टेबल। इन्होंने कहा कि जितनी अगर मान लो कोई हमारे पास एक कम्युनिटी, उसमें अगर स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टेबल है, अगर स्पीशीज़ का नंबर कम है, कोई ड्रास्टिक इफेक्ट वहाँ पे आ जाए तो वो लेस अगर स्पीशीज़ होंगी तो हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया के अंदर कोई लैंडस्लाइड आ जाए या फ्लड आ जाए, ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है मोस्टली दे हैव टू बी डाइड, लेस ही बचेंगे उनमें से। बट अगर वहाँ पे ऐसी ही स्पीशीज़ हैं जो उस हैवी वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकती हैं, तो वो स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी, उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, इन फ्यूचर वो रिप्रेजेंट करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया को। इनकी स्टेबल कम्युनिटी की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, इन्होंने स्टेबल कम्युनिटी किसको माना? फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी शुड नॉट वेरी टू मच फ्रॉम ईयर टू ईयर। हम ईयर टू ईयर देखते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं देखते, पूरे ईयर का हम इसको जो है कंक्लूड करते हैं कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्टिविटी वेरी नहीं करनी चाहिए, यानी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल जाए वो ठीक है। नेक्स्ट इज इट शुड बी रेजिस्टेंट टू ओकेजनल नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंस। अगर नेचर का कोई डिस्टर्बेंस हुआ है, सपोज वहाँ पे फ्लड्स आ गई, अर्थक्वेक आ गई, कुछ जो डिस्टर्बेंस हुआ है, तो उस डिस्टर्बेंस को ओवरकम करने की उनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है। इट शुड बी रेजिस्टेंट टू इनोवेशन बाय द एलियन स्पीशीज़। एलियन स्पीशीज का मतलब होता है बाहर वाली, जिसको हम लोग नाम देते हैं एक्जॉटिक स्पीशीज़। ठीक है, जो बाहर से स्पीशीज़ आई हैं दैट आर कॉल्ड एज एक्जॉटिक स्पीशीज़। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे जो नेचुरल जो हम लोग वीट ग्रो करते हैं या फिर कोई और हम लोग स्पीशी ग्रो करते हैं, ठीक है, उस स्पीशीज़ से बेटर अगर कोई स्पीशी हमें मिलती है, हम सोचते हैं भी ये बेटर है तो हम इसको ले लेते हैं। तो अदर देन इंडिया को छोड़कर बाहर से जो भी स्पीशीज़ हम लाएंगे टू अवर कंट्री, दे ऑल आर कॉल्ड एज द एक्जॉटिक स्पीशीज़। अब इसके लिए मेन हाइपोथेसिस जो दी गई थी वो हाइपोथेसिस थी हमारी राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, राइवर्ट पॉपर जो हाइपोथेसिस थी ये दी थी पॉल एनरिच ने। ठीक है, इन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया था बिटवीन द स्पीशी रिचनेस एंड इकोसिस्टम। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो इकोसिस्टम है वो एक नॉन लीनियर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, दैट मे बी वेरिएबल, वेरिएशन हो सकती है ट्रेजेक्टाइल्स मोशन, यानी कि देखो जैसे ये हम लोगों ने इसमें बोला कि ये पैराबोलिक कर्व बन रहा है, तो इसने ऐसा ही कुछ एक्सप्लेन किया था कि भाई कभी वो इंक्रीज हो जाता, कभी डिक्रीज हो जाता, बट इट रिमेन टू बी द स्टेबल। ठीक है, इस हाइपोथेसिस की हम लाइन टू लाइन जाएंगे। ये देखिए, दिस हाइपोथेसिस अज्यूम दैट इकोसिस्टम टू बी एंड एयर प्लेन। इन्होंने हाइपोथेसिस ये मानी थी कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो एक एयर प्लेन है और जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने राइवर्ट माना। राइवर्ट का मतलब होता है कि जो हमारे कंपार्टमेंट बने होते हैं एरोप्लेन के अंदर, जो स्मॉल स्मॉल चेयर्स लगा लो या फिर जो सिटिंग के लिए है उनका, वो उसने माना। ज्वाइनिंग ऑल टुगेदर, ज्वाइनिंग ऑल पार्ट्स टुगेदर, सभी को हम इकट्ठा अगर कर देते हैं तो वो किसको कंबाइन करता है, वो किसको कंबाइन करता है बेसिकली, दैट बेसिकली कंबाइन अ ecosystem. If passenger pops arrived to take home,
ठीक है। उन्होंने कहा कि मान लो अगर वहाँ से कोई एक उस चेयर को वहाँ से निकाल के ले जाता है, ठीक है, निकाल के अगर उसको ले जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस एक स्पीशी को निकाल के ले जा रहा है, ठीक है। अगर एक निकली कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ, इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफली इनिशियली, प्रॉपर इकोसिस्टम फंक्शनिंग चलती रहेंगी, बट विद टाइम एज मोर राइवट, जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है मोर चेयर्स को वहाँ से सरकाते चले जाएंगे, राइवट्स को निकालते चले जाएंगे, तो इकोसिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम एक इसमें ले लेते हैं एग्जांपल कि हमने ये मान लिया कि ये हमारा एक लैंड एरिया है, ठीक है। दिस लैंड एरिया इज़ टोटली सराउंडेड बाय वाटर, ये चारों तरफ यहाँ पे वाटर है। स्टार्टिंग में यहाँ पे ये बहुत अच्छा इसके अंदर जो है ये हमने शो कर दिया कि हैविंग अ रिच वेजिटेशन, माउंटेन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लार्ज ट्रीज़ वगैरह भी यहाँ पे जो है हमारे प्रेजेंट है सब कुछ, ठीक है, और बहुत सारी स्पीशीज़ भी यहाँ पे है, ठीक है। हम लोगों ने कोई कंस्ट्रक्शन किया और दैट टाइम हमने क्या किया कि धीरे धीरे हमने इनको कट कर दिया, ये इतना एरिया हमने कट कर दिया लैंड का, ठीक है। तो ये वाटर का एंटर कर जाएगा, इस एरिया में चला गया। माउंटेन्स हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, हमने क्या किया उनमें से पाथ्स बना दिए, टनल्स बना दी, ठीक है। ये वाटर जो है इसको पाथ मिल गया, ये टनल्स के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि धीरे धीरे क्या हो कि ये इतना जो एरिया था जो किसका था, हमारा लैंड का था, दैट ऑल विड कन्वर्टेड इनटू द वाटर एरिया, ठीक है। तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर एरिया में कन्वर्ट हो गया। फाइनली क्या हुआ कि ये पूरा जो एरिया था यहाँ पे जितनी स्पीशीज़ थी वो सारी की सारी क्या होगी, अपनी ख़त्म होगी, डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग एक और इसमें एग्जांपल अगर लेना चाहें कि किसी पर्सन का अपना एक छोटा सा गार्डन है, ठीक है, उस गार्डन में मान लो हम लोगों ने 100 स्पीशीज़ लगा रखी हैं, हमारे पास 100 प्लांट्स प्रेजेंट हैं अलग अलग स्पीशीज़ के, ठीक है। कोई आया उसमें से उसने क्या किया 5 स्पीशीज़ को लेके चला गया, कितनी बच गई उसके पास, 95 स्पीशीज़ हैं। ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि भाई अड़ोसी पड़ोसी या और रिश्तेदार आगे धीरे धीरे और कोई 2 कोई 4 लेके चला गया, फाइनली उसके पास सिर्फ 10 स्पीशीज़ बच गई। क्या हुआ, कितने से शुरू, कितनी थी उसके पास 100 बची, कितनी उसके पास 10 स्पीशीज़। यही राइवट ने एक्सप्लेन करना चाहते कि अगर हम एक आधी स्पीशी को रिमूव करते हैं तो उसका हमारे इकोसिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता, बिकॉज इकोसिस्टम के अंदर जो फूड वेब प्रेजेंट है, ठीक है, फूड वेब में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फीड करता है तो वो एक उसकी जो प्लेस है वो इंटर रिलेशन में चेंज होती रहती है। बट इफ़ the more number of species were replaced, then this can't be replaced by the ecosystem, ecosystem भी इनको रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। अब उसके बाद आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है इसको वही हमारा जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो है, ठीक है, जिसको हम लोग पहले जानते थे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नाउ डेज दिस इज़ कॉल्ड एज WCU, द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी एक बुक बना रखी है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड डाटा बुक। उसमें रेड लिस्ट होती है। रेड डाटा बुक के अंदर जो है, ये रेड डाटा बुक जो है इसके अंदर उनकी अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग अपनी एक लिस्ट होती है कि भाई कौन कौन सी जो कंट्री है वहाँ पे कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट है, कितनी स्पीशीज़ आज हैं, कितनी चली गई, ठीक है। जो स्पीशी ख़त्म हो चुकी हैं दैट आर कॉल्ड एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, जो ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका अस्तित्व कभी था, जैसे डायनासोर्स को हम लोग बोलते हैं कि डायनासोर जो थे वो बहुत एक्सेस में प्रेजेंट थे बट नाउ डेज दे आर एक्सटिंक्ट, वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, मतलब दे आर वेरी लेस इन द नंबर। उनको इन्होंने किसका नाम दिया था, एंडेंजर्ड का, ठीक है। एंडेंजर्ड में भी इन्होंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, जो बिल्कुल ही एंड होने के टाइम पर हैं कि अगर इनको ना संभाला गया तो ये स्पीशीज़ जो है वो टोटली ख़त्म हो जाएंगी। इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लेवल पर जो है वो प्रोग्राम्स अपने चलाए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर कि लॉस क्या हैं, व्हाट आर
द मेन लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेन लॉज क्या हैं, ठीक है। मेन लॉस में देखो पहला दे रखा है डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रीजन में डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन कम हो रही है, जितना चाहिए था हमें उतने प्लांट्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। लेस रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस सच एज ड्रॉट, और हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं दे आर नॉट सो रजिस्टिविटी, उनके पास इतनी रजिस्टिविटी नहीं है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को वो ओवरकम कर सके। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज़, और ये कुछ ऐसे मार्जिन जैसे कि पेस्ट का, नए पेस्ट का आ जाना, डिजीज़ की जो साइकिल है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाना, प्लांट की प्रोडक्टिविटी में चेंज हो जाना, ये सब कुछ किसको लीड करता है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को। अगर मान लो हम लोगों ने एक फूड चेन में से एक ऑर्गेनिज्म को बीच में से रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव करने का मतलब कि जैसे मान लो हम लोगों ने एक सिंपल फूड चेन ले ली कि ग्रास को फीड कर रहा था कौन, ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को फीड कर रहा था फ्रॉग। अगर हम यहाँ से ग्रास हॉपर को निकाल दें तो ग्रास क्या करेगा, एक्सेस में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रॉग अगर इसको अल्टरनेट फूड मिलता है तो ठीक है, वरना ड्यू टू स्टारवेशन इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये स्पीशी क्या होगी, हमारी ख़त्म। ग्रास एक लेवल तक तो इंक्रीज़ होगा जब इसको फेवरेबल सीज़न मिल रही है, अनफेवरेबल सीज़न जैसे ही आ जाएगा तो ये ड्राई अप होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्राई अप होगा तो इसकी क्या हो जाएगी, फाइनली डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉजेस या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर जो 4 इसके मेन कॉजेस हैं, हम उनको नाम देते हैं इवल क्वाड्रेट का, ठीक है। अब तक अगर हम लोग बात करें कि इवल क्वाड्रेट से पहले जो एक्सटेंशन के जो जितने भी एपिसोड चल चुके हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट जो एपिसोड चल रहा है दैट इज़ द 6th एक्सटेंशन चल रहा है। इससे पहले जो हो चुके हैं, चाहे वो हमारे स्नो एज आई हो हमारी, ठीक है, या किसी ड्रॉट की वजह से, किसी फ्लड की वजह से जो हमारी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई हैं, वो एक्सटेंशन कहलाती हैं और उनका अलग अलग अपना जो है टर्म रहा है। अब जो चल रहा है दैट इज़ द 6th एक्सटेंशन, और इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो है ह्यूमन बीइंग। रीज़न क्या है कि ह्यूमन बीइंग अपनी जो नॉर्मल उसकी रूटीन्स की चीज़ें हैं, या हम लोग बोले कि अपने स्वार्थ के लिए वो एक्सेस में जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वी आर नॉट गिविंग समवन रिटर्न टू द एनवायरनमेंट, वी आर जस्ट गिविंग द एक्सेस ऑफ पोल्यूशन टू द एनवायरनमेंट। पोल्यूशन दिए जा रहे हैं उसको, चाहे वाटर है, सॉइल है, लैंड है, कुछ भी है, ठीक है, बट इन रिटर्न कुछ हम उसको बेनिफिशियल चीज़ नहीं दे रहे, ठीक है। हमने 10 पेड़ काटे, रिटर्न में हम लोग वहाँ पे 5 पेड़ भी नहीं लगाते। तो ह्यूमन का जो एक्सटेंशन है दिस इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, ठीक है। ये मैन मेड एक्सटेंशन क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन, ठीक है। एक हम इसके अंदर बात करते हैं कि जैसे डायनासोर्स का हमने बात की कि पूरे के पूरे डायनासोर ख़त्म हो गए थे, दैट इज़ कॉल्ड एज मास एक्सटेंशन। मास पूरा का पूरा जो लिविंग मैटर था, ठीक है, वही का वही वो स्पीशीज जो है वर्ल्ड वाइड ही एकदम से ही ख़त्म हो गई, ठीक है। इसका कोई भी रीज़न आ सकता है। इसका मेन रीज़न जो हम लोग अब तक का हमें पता है वो है एक तो आइस एज का, ठीक है। आइस एज एक्सेस में स्नो गिरी थी जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारे जो डायनासोर्स थे दे ऑल वेर गेट एक्सटिंक्ट, वो ख़त्म हो गए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन। जो नेचुरल डिस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है कि ड्यू टू सेटलमेंट या बिल्डिंग बनाने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फॉरेस्ट लैंड है या जो भी लैंड है उसको कट करें स्मॉल पीसेस के अंदर, जिससे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे रहते थे तो उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है। वो दूसरे एरियाज़ में जाएंगे, फूड की सर्च में नहीं मिलते तो फाइनली दे विल गेट डिस्ट्रॉयड और ख़त्म हो जाएंगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हुआ भी, जितना यूज़ होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्स क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। अब इसमें देखिए द स्टीलर सी काउ और द पैसेंजर पीजन, जो पहले हम यूज़ करते थे हमारे पैसेंजर पीजन, आपने
देखा होगा कि ओल्ड मूवीज़ के अंदर हम लोग जो है पिजन्स का, कबूतर का यूज़ किया करते थे मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। आजकल तो कबूतर ही नहीं दिखते, तो मैसेज कहाँ से उनसे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द मैन। हम लोगों ने ज़्यादा ही कुछ एक्सप्लॉयट कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एलाइन स्पीशी। एलाइन स्पीशी का देखो मैंने बताया था कि जो हमारी एग्जॉटिक स्पीशी हैं, बाहर से आने वाली जो स्पीशीज़ हैं, उनके लिए इनके कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं जो पूछे जाते हैं। इसमें ये देखिए नाइल पर्च का दे रखा है। नाइल पर्च जो है ये एक प्रेडेटर फिश है जो दूसरी फिशेस को खाती है। लेक विक्टोरिया के अंदर वी हैव इंट्रोड्यूस दिस एंड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस नाइल पर्च इन द लेक विक्टोरिया, दिस फिश स्टार्ट ईचिंग देयर नेटिव फिश, द चिचिल्ड फिश, जो वहाँ की नेटिव थी, वहाँ की पहले से ही थी, लोकल फिश जो थी उसको ईट करना इसने शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्थीनियम, द कैरेट ग्रास, लेंटा आइकॉर्निया, आइकॉर्निया द वाटर हाइचेन, ठीक है। इन सबको बाहर से इंडिया में लेके किसके लिए आए थे? फॉर स्टॉपेज ऑफ द वीड्स, बट ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया बिकॉज दे वर ग्रोइंग बाय द ऑफसेट मीडियम, रनर सकर जो मीडियम्स हैं इनके, उनसे ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से जो है बेसिकली ये बहुत एक्सेस में ग्रो करते हैं। लास्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश। क्लारस जो था उस कैटफिश को इंट्रोड्यूस किया था एक्वाकल्चर के लिए, बट वो उसने क्या किया कि जो नॉर्मल इंडिया की जो कैटफिश थी, ठीक है, क्लकारिश अफ्रीकन कैटफिश थी, इसने नॉर्मल इंडिया की जो कैटफिश थी उसको ईट करना शुरू कर दिया। तो दिस विल ऑल्सो क्रिएट अ रीज़न फॉर अस कि हमें इसको जो है बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट आता है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब होता है एक के साथ दूसरे का ख़त्म हो जाना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि भाई ट्विन्स होते हैं, ठीक है, या देखा होगा कि बहुत सी इसमें जो स्नेक बेस्ड मूवी होती हैं हमारी, तो उसमें दिखाते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो जाती है, द सेकंड विल ऑल्सो अल्टीमेटली विल डाई, ठीक है। यानी कि एक को ख़त्म कर दो, दूसरा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ये जो हाइपोथेसिस है ये किसके लिए आती है? हमारी को एक्सटेंशन की। यानी कि एक जो प्रेडेटर है, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई हमारा ऑर्गेनिज्म है वो टोटली हर्बीवोरस है, एंड इफ़ द हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म डजंट गेटिंग एनी प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट फॉर ईटिंग, देन दे विल डाई एज सून एज पॉसिबल बिकॉज दे वर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट, ठीक है। तो प्लांट क्या हो गए? उनके लिए एक मेन सोर्स हो गए फूड का। प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए, प्लांट खत्म हो गए, तो वो स्पीशी अपने आप ही खत्म हो जाएगी बिकॉज दे आर डिपेंडिंग ऑन देम। दिस इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल इज द होस्ट स्पीशीज, होस्ट फिश स्पीशी बिकम एक्सटिंक्ट, ऑल दोज पैरासाइट जो डिपेंड करते हैं उस फिश के ऊपर, दे ऑल्सो गेट डाइड। प्लांट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पॉलिनेटर्स पे। किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसमें अगर वो पॉलिनेशन ही नहीं करेंगे तो वो पॉलिनेट कहाँ से होंगे, ठीक है। रेस्ट इसके जो रीजंस हैं बायोडाइवर्सिटी के एंड द कंजर्वेशन वी विल स्टडी इन द लास्ट वीडियो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।